दोस्तों 24 बैच के लिए मेंस आंसर राइटिंग के इस सेशन में अब तक हम समझ चुके हैं डिकोडिंग आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, मतलब क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, लाइक डिस्कस हाउ फार, इस तरह के कीवर्ड्स। देन 23 के पेपर के हम पहले 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड जो एसए के टॉपिक्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, जो भी टॉपिक्स हैं आप देखो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं फ्री कोर्स में। बाकी पेड कोर्स यहाँ पर सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर कोर्सेज में, स्पेशल कोर्सेज में जाके आप मेंस आंसर बिल्डिंग पर सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे थे GS 1 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि मैरिज एज सैक्रेमेंट इज लूजिंग, ये किस चीज़ से बना है, सैक्रेड से बना है। बेसिकली क्या है, संस्कार, इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। अब इसको जैसे हमने क्वेश्चन डेसिफर किया था, पहली चीज़ क्या है, डू यू थिंक, ये हो गया कीवर्ड। कैसा कीवर्ड है ये, अगर हम कीवर्ड्स में जाएं तो डू यू एग्री डिसएग्री, इसमें क्या है आपको क्लियरली मेंशन करना होता है कि आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, पार्शली एग्री करते हो एंड जस्टिफिकेशंस देने होते हैं। एंड अप्रोच में हमने क्या बात की थी कि हमें मेन थीम, सेकेंडरी थीम, क्वेश्चन कीवर्ड और कीवर्ड हेल्पर, ये चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, 1 बाय 1 आंसर बिल्ड करने से पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका कीवर्ड, बहुत क्लियर है कि डू यू थिंक। पहली चीज़, मैरिज एज अ सैक्रेमेंट, ये आपकी हुई मेन थीम कि मैरिज था लेकिन सैक्रेड फॉर्म इसकी, तो ये हुई मेन थीम। इसके ऊपर बात करनी है आपको, मैरिज के ऊपर बात नहीं करनी है। मैरिज इज लूजिंग इट्स वैल्यू हो सकता है एक अलग चीज़ हो, लेकिन मैरिज एक संस्कार है, एक पवित्र चीज़ है, वो एक अलग टॉपिक हो गया। तो अगर आप इस पे आंसर लिख देते हो ना, मैरिज इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया, डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये मेन थीम हुई। अब लूजिंग इट्स वैल्यू, ये इसका क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंटेरोगेशन या फिर सेकेंडरी थीम। इन मॉडर्न इंडिया कहाँ पर बताना है, अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसा होता है इन ग्लोबल वर्ल्ड, USA या UP या बिहार, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये आपको एग्जाम्पल्स देगा। एग्जाम्पल देने वाली क्या चीज़ होती है, वो होते हैं कीवर्ड हेल्पर, कीवर्ड हेल्पर, जिनकी वजह से आप एग्जाम्पल दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं चेंजिंग सोशल नॉर्म्स दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सोशल नॉर्म्स हो सकता है USA में भी चेंज हो रहे हो, लेकिन वहाँ पर हो सकता है सेम पॉइंट में एग्जाम्पल में आप डिवोर्स का एग्जाम्पल देते। यहाँ पर आपने क्या कहा, सोशल नॉर्म्स चेंज होने की वजह से इंडिया में इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजेस हो रही हैं। तो हम जब आंसर बिल्ड करेंगे तो कीवर्ड हमने देख लिया। अब कीवर्ड में जो पहली चीज़ थी डू यू थिंक, तो मैंने क्या कहा, क्लियरली आपको बताना है, यस आई थिंक और आई डू नॉट थिंक। मैंने क्या कहा, इन माई ओपिनियन, बहुत क्लियरली मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह एग्री नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ हाँ, इट इज़ लूजिंग इट्स वैल्यू, मैरिज इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया एज अ सैक्रेमेंट, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि डिस्पाइट चेंजेस स्टिल जो इसकी पवित्र वैल्यूज़ हैं आज भी एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इंट्रोडक्शन मैं कैसे दूंगा भाई, दोगलापन कर दिया, तो दोगलापन आपको बताना पड़ेगा क्लियरली कि मेरी ओपिनियन में मैरिज, यहाँ पे इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, चाहे वो 2 लाइन का हो, 1 लाइन का हो। मैरिज मे बी लूजिंग समथिंग बट इट स्टिल होल्ड्स स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन मैनी रिलीजियस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया। ज़रूरी नहीं कि आप सिक्के के एक ही पहलू को एग्री करते हो। आपने कहा हेड्स है, ठीक है, बट टेल्स के भी कुछ पॉइंट से आप एग्री कर सकते हो। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा क्यों। ये क्वेश्चन जो पूछा है सोशियो ऑप्शनल से सीधे उठा के पूछ लिया है 2020 में। कीवर्ड्स आप देखो, मैरिज कंटिन्यू टू बी सेक्रेड, मैरिज एज सैक्रेमेंट, सीधे उठा के पूछ लिया। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि एक बार ऑप्शनल के क्वेश्चंस का ट्रेंड ज़रूर ध्यान में रखो। पिछले 4-5 साल के जो आपके ऑप्शनल, एटलीस्ट जो GS से मैच करने वाले ऑप्शंस हैं, उनके क्वेश्चंस को देख लो। सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर फ्री अपलोडेड है ये PDF सोशियो, जिससे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, राइट। तो आपको ये देखने को मिलेगा डायरेक्टली क्वेश्चंस ऑप्शनल से GS में उठा के पूछ लिए। इस बार हमने काफ़ी डिस्कशन किए थे इस बारे में, राइट। सेम वे में जैसे हम अगला क्वेश्चन भी देखेंगे ना, ठीक है, डायरेक्टली नहीं पूछा, लेकिन यंग वुमेन सुसाइड, मतलब सुसाइड एक ऐसी थीम है जिस पर क्वेश्चंस आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे, या जो पेपर्स हुए हैं उनमें पूछता रहा है, जैसे 2018 में क्वेश्चन पूछा था, राइट। इस वजह से PYQs बहुत ज़रूरी हैं ऑप्शनल के भी GS में, ट्रेंड समझने के लिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इसके, इंट्रोडक्शन पहला कि मैं क्यों सोचता हूँ कि ठीक है इसने अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी है, मुझे फिर भी अभी लगता है कि नहीं अभी ये सैक्रेड है, एंड में फाइनली कंक्लूजन। ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया है ये वाला कीवर्ड, इससे हम लेंगे एग्जाम्पल्स, राइट। ठीक है, ये चीज़ होपफुली आपको समझ आई होगी। डेसिफर द क्वेश्चन, यही बात हमने की थी यहाँ पर
इस वाले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पर, इसको आप वापस से देख जाना। ये 2 लेक्चर बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन आप डिस्कस कर ही लोगे कि क्या पूछा है। पहले मैं कह रहा हूँ कि मैरिज एक पवित्र चीज़ के रूप में वैल्यू खो रही है, क्योंकि सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, सोशल नॉर्म्स हैं इवॉल्व हो रहे हैं रैपिडली। तो जो अरेंज मैरिजेज़ हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं, जो कि ज़्यादा सेक्रेमेंटल थी, जैसे इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस हो रही हैं। राइज ऑफ लव मैरिज आपको देखने को मिल रहा है। लव मैरिज कैसे हैं? पहले क्या था, पत्री मिला रहे हैं, गुण मिला रहे हैं, गोत्र मिला रहे हैं। अभी क्या है, लव मैरिज पर्सनल फीलिंग चॉइस के बेस पे हो रही है। बेसिकली आप क्या है, कंपेटिबिलिटी एंड कैंपेनियनशिप को एडहेयर कर रहे हो, ना कि रिलीजियस ट्रेडिशंस को। फिर सेकुलरिज्म एंड प्लूरलिज्म आ रहा है, इसकी वजह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। इसमें आप LGBTQ वाले एग्जांपल्स भी देना चाहो दे सकते हो, क्योंकि हम सेकुलर होते जा रहे हैं विद टाइम एंड प्लूरल कल्चर आता जा रहा है। उसकी वजह से इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो उसकी वजह से एक डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है रिलीजियस रिचुअल्स में इन मैरिजेस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जब भी आप बात कर रहे हो, इसमें क्या कहा था, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आप सारे पॉइंट्स इंडिया के टर्म्स में ही बता रहे हो। अब एक चीज़ है, जो भी आप बात करोगे वो आप मैरिज को रिलीजन से या रिचुअल से जोड़ के ही बताओगे। आपको अपना पॉइंट वहाँ लेके ज़रूर जाना पड़ेगा, अदरवाइज सेकुलरिज्म और प्लूरलिज्म की वजह से डिवोर्सेस भी हो रहे हैं। बट आपका जो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो सेक्रेड पॉइंट्स पे रहना चाहिए हमेशा, तो ही आप बुलसाई हिट कर रहे हो, अदरवाइज आप इधर उधर जा रहे हो, राइट। तो मेन थीम क्या है, मैरिज एज सेक्रेड वैल्यू। एजुकेशन एंड करियर फोकस की वजह से क्या हो रहा है, जो मॉडर्न इंडिया आपको पता है एजुकेशन करियर पे ज़्यादा है फोकस है, उसकी वजह से डिलेड मैरिज या फोरगोइंग मैरिज। तो उसकी वजह से जो एक कल्चर था कि शादी होनी चाहिए, जो 4 आश्रम बनाए थे 25-25 साल के, तो 25 ईयर्स तक आप, एक टाइम था बताया गया कि आपको इस टाइम तक मैरिज कर लेनी चाहिए, इस टाइम तक आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओगे, तो वही डिले हो गया, राइट। तो स्पेशली जब से वुमेन ने हायर एजुकेशन में ज़्यादा अपना रोल दिखाया है, ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाया है, तो वहाँ पे डिलेड मैरिजेस आपको देखने को मिल रही हैं। जेंडर रोल चेंज होने लगे हैं, राइट। जेंडर रोल क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चेंजिंग जेंडर रोल, उसकी वजह से डायनेमिक्स ऑफ मैरिज पूरी तरह से चेंज हो गई है। वुमेन के पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस है, ज़्यादा एजेंसी मतलब चॉइस है। तो उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल नोटेशन ऑफ सेक्रेड मैरिजेस थे वो उनको लगता है रेस्ट्रिक्टिव है, तो हम अपने हिसाब से करेंगे, मेरी मर्जी, मैं ट्रेडिशनल वे में करना चाहती हूँ मैरिज या फिर अपने हिसाब से। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि जेंडर रोल्स चेंज होने लगे। पहले की तरह वुमेन आज की डेट में डिपेंडेंट नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अपने हस्बैंड या अपने जो आपके इन लॉज हैं, हिंदी में सास ससुर कहते हैं, उन पर डिपेंडेंट रहना पड़े, ऐसा नहीं होगा। आज से 30 साल पहले ये कंडीशन नहीं थी, और विलेजेस में आज भी ये कंडीशन नहीं है। तो जेंडर रोल चेंज हो रहे हैं। दूसरा, मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड डेटिंग ऐप आ गई हैं। अब जो डेटिंग है, आपको लेफ़्ट स्वाइप और राइट स्वाइप करना है, वहाँ पे तो कहीं से कहीं तक रिलीजन नहीं आ रहा है, राइट। तो टेक्नोलॉजी ने एक वे आउट चेंज किया। डेटिंग ऐप के अलावा जैसे शादी.com है, ये सारे दोनों तरह के ऐप्स हैं, उसकी वजह से आप जल्दी कनेक्ट करते हो पोटेंशियल पार्टनर से। पहले क्या था, रिलीजन से पहले सपोज शादी के टाइम पे लड़की बैठी तो घूंघट डाल के बैठेगी, ठीक है, लोग उसी टाइम पे देखेंगे, आहा हा क्या सुंदर बहू मिली है। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, लोग पहले ही मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बस पहले माँ बाप मिलाए और हो गया, नो, नॉट लाइक दैट। डेटिंग ऐप्स ने वो रिलीजन को भी, रिलीजन की उस वैल्यू को भी ऑल्टर किया। फिर विद टाइम लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स आए, जैसे लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज आ गई, डिवोर्स लॉज में चेंजेस हुए, उसकी वजह से ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ सेक्रेड मैरिज चेंज हुई। ट्रेडिशनल सेक्रेड मैरिज में सेम सेक्स मैरिज तो अलाउड नहीं है इंडिया में एटलीस्ट, राइट। तो वो कैसे आ रहे हैं, आर्टिकल 377 की पूरी डिबेट आपने सुनी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लेना, सुन लेना, पढ़ लोगे कहीं ना कहीं। डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, जैसे सेलिब्रिटी हैं, स्पेशली जो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी हैं, उनके डिवोर्सेस हो रहे हैं, और उसकी वजह से विद टाइम एक्सेप्टेंस आ रही है। मतलब पहले जो आपका रिलीजन डिसाइड करता था कि जैसे हिंदू कम्युनिटी में तो डिवोर्स का मतलब ही नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है कि शादी हो गई तो 7 जन्मों का बंधन हो गया। कुछ रिलीजन में डिवोर्स का एक कल्चर है, लेकिन उस टाइम पे बेसिकली डिवोर्स पहले आता था रिलीजन या रिलीजियस बुक से। आज की डेट में वो आ रहा है, कोई मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन एट द सेम पॉइंट मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैरिज अभी भी सैक्रेड है। जैसे अभी शादियाँ होती हैं, बंदे लव मैरिज करें, कोर्ट मैरिज करें, तो भी पूजा करते हैं ना,
राइट। पंडित जी का रोल अभी भी है, मंत्र अभी भी पढ़े जाते हैं। जब मुस्लिम निकाह होते हैं वहाँ पे भी रिलीजन की वैल्यू है। जो क्रिश्चियन मैरिजेज हैं वहाँ पे भी आई थिंक चर्च में जाते, हर जगह रिलीजन का सिग्निफिकेंस है। तो ये तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब कोर्ट में जाके मैरिजेस कर रहे हैं। जिस दिन 100% कोर्ट मैरिज हो जाएंगी विदाउट एनी रिचुअल, उस दिन कहना कि मैरिज एक सेक्रेड वैल्यू की तरह ख़त्म हो गया। कल्चर एक प्रिजर्व करने का ट्रेंड है, ठीक है। भले ही लोगों ने कहा हमें लव मैरिज करनी है, पर पेरेंट्स ने कहा ठीक है करेंगे हम अपने हिसाब से, राइट। या हो सकता है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हों, कुछ ऐसे रीजन्स हों जहाँ पे अभी भी अरेंज मैरिज चलती हो, जैसे रूरल पार्ट है। सोसाइटी जैसे जैसे इकोनॉमिकली ग्रो करेगी वो चेंज होगा मैरिज में। जब इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रही है तो कल्चरल प्रिजर्वेटिज्म की तरफ जाते हैं। फिर फैमिली या सोशल प्रेशर आज भी है, ऐसा नहीं कि फैमिली और सोशल प्रेशर नहीं है। यूपीएससी की तैयारी हम लोग जैसे कराते हैं, तो ये मान के चलो हर महीने में 3 से 4 स्टूडेंट से ऐसी बात करता हूँ, मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, कि अगर मैंने नहीं किया तो अगले साल मेरी शादी हो जाएगी। क्यों? फैमिली प्रेशर, इसलिए मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मुझे आईएएस बनना ही है। अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन पता क्या चल रहा है, चाहे आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाओ, फैमिली और सोसाइटी का प्रेशर है। यंग एडल्ट में भी ये चीज़ है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का भी सेम आप ऐसे बता सकते हो, हाइब्रिड अप्रोच कुछ इस वे में बता सकते हो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन। इसमें हम देखते हैं कि आंसर बिल्डिंग कैसे करनी है। ब्लॉक बाय ब्लॉक आंसर राइटिंग हम सीखते हैं। ब्लॉक बाय ब्लॉक मतलब एक एक करके बिल्डिंग ब्लॉक्स की, इंट्रोडक्शन का क्या ब्लॉक है, बॉडी का क्या ब्लॉक है, कंक्लूजन का क्या ब्लॉक है और कुछ, ठीक है। एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक कीवर्ड है इंडियन सोसाइटी, ये आपका कीवर्ड हेल्पर है। आपको बताना है कि इंडियन सोसाइटी के ही एग्जाम्पल देने, जैसे एकेडमिक प्रेशर इंडिया में ही है, हो सकता है यूएसए में ना हो, राइट। अब क्या है, सुसाइड और यंग वुमेन इज़ इंक्रीजिंग, सुसाइड इज़ इंक्रीजिंग यंग वुमेन। तो ठीक है, सुसाइड आप एक कोई सी की थीम हम मान लेते, मेन थीम हमारे लिए मान लो इंक्रीजिंग सुसाइड, ठीक है। इंक्रीजिंग सुसाइड ये हमारी हो गई मेन थीम, एंड यंग वुमेन कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये है सेकेंडरी थीम। अब इसको आप लिखने का ट्राई करना, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि अप्रोच में क्या है। पहले हम मेन थीम इंक्रीजिंग सुसाइड, सेकेंडरी थीम यंग वुमेन, तीसरा उसके जो कीवर्ड्स हैं एक्सप्लेन, चौथा इन इंडियन सोसाइटी कीवर्ड हेल्पर, फिर उसके हिसाब से हम आंसर दे देंगे, राइट। तो क्या आंसर इसके बनेंगे, सिंपल। इसमें आपको एक चीज़ करनी है, देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो, अगर आपका डेटा है, इसने क्या कहा कि एक्सप्लेन वाई, यहाँ पे डू यू एग्री डिसएग्री नहीं पूछा है कि डू यू एग्री दैट सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग, उसमें अलग चीज़ हो जाएगी, हाँ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसने कह दिया कि हाँ ये तो हो रहा है, क्यों हो रहा है वो बताओ, तो आप कह रहे हो हाँ हो रहा है। ये आपने एक डेटा दे दिया, एनसीआरबी डेटा, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है आपने रीजंस बताए। सोशल प्रेशर हो सकता है, एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स पर नज़र डालना। एग्जाम्पल्स मोस्टली मैंने ट्राई किया कि इंडिया के एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। चाहे सोसाइटी का प्रेशर हो, मेंटल हेल्थ हो, जेंडर वायलेंस हो, निर्भया केस था, ठीक है, जेंडर वायलेंस है, हाई प्रोफाइल केसेस आपको दिखेंगे, उसकी वजह से जेंडर वायलेंस दिख रहा है। ऑल्दो ये चीज़ डायरेक्टली एग्जाम्पल इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कभी कोई केस किसी के साथ हो गया हो और उन्होंने नहीं बताया, मेंटली एक स्टिग्मा हो गया या मेंटल हैरेसमेंट, उसके बाद सुसाइड आपको देखने को मिल जाएंगे लोगों में। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस ये है। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन बुलिंग आपको दिखती है, इस टाइप के अरेंज मैरिज एंड रिलेशनशिप के प्रेशर्स हैं, सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है, मेंटल एंड बॉडी इमेज, खुद के जो पर्सनल इमेज के इश्यूज़ हैं, मैं दिखती कैसे हूँ, वो एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे फेयरनेस क्रीम का जो पूरी पॉपुलैरिटी चली है, एंड उसके बाद आपने एक चीज़ नोट की होगी, इंडिया में जो गोरा होने की जो एक टेंडेंसी थी वो विद टाइम थोड़ी सी ऑल्टर हुई है। अब कई बार आपको जो नॉन गोरे मॉडल्स हैं वो भी दिखेंगे, बॉलीवुड में भी आपको दिखेंगे कि ये बंदी ब्लैक ब्यूटी है, ये वो, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। तो वो बेसिकली क्या है, ये बॉडी इमेज के इश्यूज़ मीडिया की तरफ से ऑल्टर हो रहे हैं धीरे धीरे। अब लोग उतना नहीं सोच रहे हैं, बट है तो ये बात आप समझ रहे हो। पीयर प्रेशर दिखेगा, मेंटल हेल्थ सर्विसेज इनएडिक्वेट है, राइट। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि गवर्नमेंट अभी तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज, या इनफैक्ट सोसाइटी, नॉट इवन गवर्नमेंट ने तो बिल वगैरह बनाए हुए, सोसाइटी मानती ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ जैसा कोई इशू है। तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें कोई अगर मगर कुछ नहीं करना है कि आपको बस बताना है कि हाँ ये इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, जितने रीजंस आपको समझ में आए विद एग्जांपल्स
7 मिनट का टाइम है, 6, 7, 8, 5 जितने पॉइंट्स आपको समझ में आए लिख दो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस पे ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को नहीं आता था, आने भी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। देखो नंबर आप कहाँ लाओगे, नंबर इस टाइप के क्वेश्चंस में लाओगे, यहाँ पर आप क्या बैलेंस आउट करोगे। फ्योर्ड वाला क्वेश्चन अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें आप 0 ही मान के चलो, 0 से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो नंबर आप लाओ दूसरी जगह, एंड जो आपको नहीं आता उसको बैलेंस आउट करो। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 2 हैं सबसे पहली चीज़। तो जब 2 क्वेश्चन होते तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हम अप्रोच में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फॉर एवरी पार्ट, हर एक पार्ट के क्वेश्चन का आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कितने, 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए आप ये वाली चीज़ करोगे, राइट। अगर नहीं करोगे तो आपने एक पार्ट ही छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये नहीं पता कि इसको पुरवैया क्यों कहा जाता है भोजपुर रीजन में, तो यही तो नहीं पता ना। अगर 10 नंबर का तो 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन इसने दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड ने यहाँ के कल्चरल इथोस को कैसे अफेक्ट किया, ये तो आप बता सकते हो। मॉनसून की वजह से वहाँ के कल्चरल इथोस कैसे अफेक्ट हुए, ये तो आप बता ही सकते हो, ठीक है। बेसिकली 2 पार्ट आपको दिखनी चाहिए। वाई इज दिस कॉल्ड, सीधे सीधे क्लियरली है, क्लियरली इसमें मेंशन है क्वेश्चन में कि आपको वाई बताना है कि हाँ इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। हाउ हैज़ दिस चेंज्ड, कैसे किया, आपको वो बताना है। कोई इसमें काउंटर व्यू नहीं होगा, लेके आओगे तो आप अपने मार्क्स खो रहे हो। तो जो मुझे समझ में आए इंटरनेट पर रिसर्च करके, रैशनल क्या है, एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से है, दूसरा जो विंड फ्लो, मेन रीज़न ये है, मेन जो दूसरा रीज़न है। तीसरा लोकल टर्मिनोलॉजी है, भाई कल्चर में कहते हैं। अब आप पूछो 2 को 2 क्यों कहते हैं, 2 को 5 क्यों नहीं कहते, तो ये वैसे ही क्वेश्चन है। तो लोग कहते आ रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, हमारी मर्जी, जो हम कहना चाहें वो हम कह रहे हैं, राइट। तो मेन रीज़न तो यही है ना कि लोकल टर्मिनोलॉजी है। भाई अभी कोई गर्दा कहता है कि गर्दा मार दिया, एक कोई कहता है कि इसका तो बहुत कट्टा चलता है, राइट, पौआ चलता है, ये सब चीज़ें एक है। तो आप कहो कि गर्दा को गर्दा क्यों कहते हैं, कट्टा और पौआ क्यों नहीं कहते हैं, पावर क्यों नहीं कहते, वो एक अलग चीज़ है भाई, ठीक है। तो वहाँ का लोकल टर्मिनोलॉजी है, वो कहते आए हैं इस चीज़ को ऐसा, और क्यों कहते आए हैं उसको कहने का कोई एक साइंटिफिक रीज़न होता है। कल्चर ऐसे तो बनती नहीं है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इंडिया, अगर सपोज आप इंडिया का मैप बनाते हो ऐसे, तो साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ पर, साउथ वेस्ट मानसून ऐसे, लेकिन सिर्फ ऐसे तो नहीं आता है, इसके मानसून की 2 ब्रांचें हो जाती हैं। और यहाँ क्योंकि हिमालयाज़ है, तो हिमालयाज़ को एक हम अलग कलर से दिखा लेते हैं, ये हिमालयाज़ है। तो अब जो ये विंड जा रही थी, ये विंड यहाँ जाके मुड़ गई यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये तो साउथ वेस्ट मानसून आया था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ईस्ट से आ रहा है। तो भाई जहाँ से हवा आ रही वही तो हम कहेंगे, पूरब से आने वाली हवा को पुरवैया। यही इकलौता रीज़न है जो मेरी समझ में आया, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं है। तो पहला क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि आपने एक हिमालय का फैक्टर बता दिया, दूसरा उसकी वजह से विंड फ्लो, और तीसरा हमने अल्टीमेटली कहना शुरू कर दिया, दैट्स इट। अब इन्फ्लुएंस क्या है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं एग्जामिनर हूँ, हो सकता है आप ज़्यादा टैलेंटेड हो मेरे से एंड आपको पता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैं यहाँ पर गलत हूँ या ये पॉइंट्स मिसिंग हैं मेरे आंसर में, मैं ऐड कर दूंगा एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू, बिल्कुल डेफिनेटली। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इस डायरेक्शनल सीजनल विंड ने कैसे कल्चरल इथोस को अफेक्ट किया है, कैसे अफेक्ट करते हैं भाई। डायरेक्शनल सीजनल विंड, जब विंड होगी उसके हिसाब से एग्रीकल्चर और फेस्टिवल के कैलेंडर्स चलते हैं। तीज फेस्टिवल है, रक्षाबंधन फेस्टिवल है, ये सब उसी के कल्चरल कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, प्लांटिंग सीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, दही चूरा चलता है, पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। ये क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम ऑन कल्चरल इथोस ऑफ भोजपुर रीजन। कल्चरल इथोस पर क्या इफेक्ट है इस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम के, एग्रीकल्चर पर होगा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पर होगा, लैंग्वेज पर भी है। वहाँ की जो फोक स्टोरीज़ हैं वो डेफिनेटली इसकी वजह से बनी होंगी, सॉन्ग्स, गाने नहीं बने होंगे, गाने बने होंगे कि पुरवैया आई रे कुछ ऐसा बना ही होगा, मतलब मुझे नहीं पता ऐसा गाना है नहीं है, कुछ होगा ऐसा। रिचुअल्स एंड बिलीव्स बने होंगे, भगवान को मानते होंगे कि रेन भगवान आ गए हैं, तो अब आप उनकी पूजा करोगे कि भाई इस बार अच्छी हवा करना, रेन रिलेटेड सुपरस्टिशंस होंगे। वहाँ का खान पान कैसा है वो आपको दिखेगा, चाय पकौड़ा, भाई ये तो आप, ये कल्चर नहीं है कि बारिश आ गई चलो भाई चाय पकौड़े खाते हैं, मतलब ये तो मेरे लिए 10 में से मैं अगर कोई लिख दे चाय पकौड़ा, मैं 15 नंबर दे दूँ, भाई तूने बस चाय पकौड़े लेके आ। देन सोशल इंटरेक्शन उसके हिसाब से बढ़ रहा है, शादियों का सीज़न उसके बाद शुरू होता है, उन्होंने कहा ठीक है फटाफट बारिश आ गई, फटाफट खेती करके चलते हैं, इसके बाद शादियाँ करनी है। लिमिटेड आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, बाद में लोग करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़, तो इसकी वजह से क्या होगा,
इंटरेक्शन विद इन होम दिख रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे दिख रही है, कंक्लूजन इस वे में लिख दो। तो बेसिकली इस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे, राइट। तो ये वो क्वेश्चन है जहाँ पर आपके पास स्कोप है। ऑल्दो मैं एक चीज़ ज़रूर मानता हूँ कि ये एग्ज़ाम में सोचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट टर्म में सोचो। हिस्ट्री में कोई नाम क्यों रखा जाता है, दो को दो क्यों कहा, भाई दो को एरडू कहते हैं, कन्नड़ा में वंदू एरडू, वंदू एरडू मूरू नालकू इस तरह से कहते हैं। भाई तो अब एरडू क्यों नहीं कहा हमने हिंदी में, टू क्यों कहा, या इंग्लिश में टू क्यों कहा और हिंदी में दो क्यों कहा, राइट। तो ये एंडलेस डिबेट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। एंड दो तरह के वीडियोस आजकल आपको सिनॉप्सिस पे देखने को मिल रहे होंगे, एक जो गाइडेंस के हैं, दूसरे जो मेंस आंसर बिल्डिंग है। बाकी और भी वीडियोस हम यूट्यूब पर भी इंक्रीज़ करेंगे एंड पेड पोर्टल पर भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।